तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश ने वहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आपको चेन्नई की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां बारिश से हालात कितने बिगड़ चुके हैं। सड़क पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। वहां लगातार बारिश से घरों में पानी भर गया है। इस बीच बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से चेन्नई में बारिश ने हालात पूरी तरीके से बिगाड़ दिए हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 40 ऐसे जगह है जहां पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। सड़क जो कि पूरी तरीके से समंदर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। लोगों के घरों तक ये बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग मजबूर है कि किसी भी तरीके से इस पानी को अपने घरों से बाहर निकाला जाए। कवायद लगातार जारी है आम लोगों की तरफ से। लेकिन तीसरी तस्वीर आप देखिए, बुजुर्ग जो कि बीचों बीच पानी में फंसा हुआ नजर आया, उसे भी रेस्क्यू किया गया। और चेन्नई में पहले से ही मौसम की मार से जूझ रहे लोगों की मुसीबत लगातार बारिश ने और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई में बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा कर राहत तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। मौसम विभाग ने चेन्नई समेत तमिलनाडु के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चेन्नई में पिछले 6 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को 2015 में आई बाढ़ का डर सताने लगा है। 6 साल बाद इस तरीके से बारिश हुई है और ऐसे में लोगों को डर सता रहा है कि कहीं बाढ़ जैसे हालात ना बनते हुए दिखाई दिए। ये सड़क की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जितने भी वाहन वहां से गुजर रहे हैं वो पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है और सख्त हिदायत और चेतावनी लोगों को यही जारी की गई है कि जरूरत ना पड़ने पर आप अपने घरों से बाहर ना निकले। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई मुसीबत ना हो। ऐसे में आफत की बारिश अभी भी चेन्नई सहित तमाम अलग अलग इलाकों में बनी हुई है। प्रशासन की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी लगातार जारी है। समुद्र किनारे जो तमाम लोग वहां पर बसे हुए थे उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये बेमौसम बारिश जो कि लगातार लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। तो चेन्नई की ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से सड़कें चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीर जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 ऐसे जगह देखिए कमर तक पानी भर चुका है। लोगों के जो वाहन हैं वो पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के वाहन जो कि बंद पड़ चुके हैं इस पानी में और ऐसे में उनके लिए दोहरी मार, एक तरफ बाढ़ का पानी तो दूसरी तरफ लगातार बारिश अभी भी होती हुई नजर आ रही है। और सड़क जो है पूरी तरीके से सैलाब में तब्दील हो चुकी है, समंदर में तब्दील हो चुकी है और ट्रैफिक जैम की समस्या भी देखने को मिल रही है। ऐसे में 8 ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी से जूझना ना पड़े, इसको लेकर पहले से ही प्रशासन की तरफ से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये देखिए स्कूटर बाइक्स पर जो लोग जा रहे हैं किस तरीके से उनकी बाइक, उनके वाहन, यहाँ तक कि बस देखिए पानी में डूबती हुई, आधी बस जो है पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि जल निकासी का काम भी लगातार जारी है ताकि सड़कों पर से पानी को हटाया जा सके। लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जो कि पूरी तरीके से सड़क से सटे हुए नजर आ रहे हैं। उनके घरों तक ये बारिश का पानी घुसना शुरू हो चुका है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि हर तरफ लोगों की परेशानी दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो भारी बारिश की वजह से चेन्नई पानी पानी हो चुकी है। सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, जिससे वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हालात ये हो गए हैं कि लोग अपनी गाड़ियों को सड़क पर धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। कमर तक पानी भरने की वजह से वहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। ये देखिए चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा होगा आपको। लोगों के जो वाहन हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। लोगों के घरों तक पानी जा चुका है। ऐसे में भारी मशक्कत के साथ लोग इस मुश्किलों को पार करते हुए अपने घरों से पानी को बाहर कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे की मदद करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए ये बेमौसम बारिश जो कि लगातार जारी है।
और चेन्नई में लगातार बारिश की वजह से वहां के ज्यादातर इलाकों में पानी भर चुका है। निचले इलाकों की हालत तो और ज्यादा खराब हो चुकी है। घुटनों तक पानी भरने से लोग घरों में ही फंस चुके हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया है। मजबूर लोग खुद ही किसी तरह पानी को बाहर निकालने में जुटे नजर आ रहे हैं। पानी में घिरने की वजह से लोगों के सामने जरूरी चीजों का भी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, सड़क किनारे जितने भी घर हैं, उन सभी घरों में ये बारिश का पानी घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के सामान, लोगों की चीजें इसी पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ लोग भी इस बारिश का सामना करते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घरों में कैद है। तो भारी बारिश की वजह से चेन्नई में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। चेन्नई के विल्लीवाकम इलाके में सड़कें सैलाब बन चुकी है, जिससे लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो चुका है। सड़कें पूरी तरह से पानी में भरी नजर आई, जिसकी वजह से पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। हर तरफ पानी का कब्जा नजर आया। ऐसा लगा मानो सड़कों पर कोई नदी तेज धार में बह रही हो। तो ये देखिए, ये सड़क जहां से बारिश का पानी तो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन की टीम जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। जल निकासी का काम लगातार जारी है। जहां जहां पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, वहां से बारिश के इस पानी को निकाला जा रहा है ताकि जाम की समस्या ना बने, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। कुछ ऐसी जगह है जहां पर पूरी तरीके से बारिश के पानी को निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, जिले हैं, जहां पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो चेन्नई में भारी बारिश की वजह से वहां ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इमारतें, खेत, खलियान सब के सब पानी में डूबे नजर आए। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम भी तेजी से जारी है। इस बीच वहां से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें दिखा कि एक बुजुर्ग को कुर्सी पर बिठाकर राहत और बचाव की टीम उठाकर उसे ले जाती हुई दिखाई दी। ये देखिए, ये बुजुर्ग शख्स जो कि इस पानी के बीचों बीच फंस चुका था, लेकिन रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। इस बुजुर्ग को चेयर पर बिठाया गया और फिर 4 जो लोग नजर आ रहे हैं रेस्क्यू टीम के, वो इन्हें अपने हाथों के जरिए एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ते हुए नजर आए। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए जरा, किस तरीके से तमिलनाडु सहित चेन्नई के हालात बने हुए हैं। सड़कों पर पानी ही पानी चारों ओर नजर आ रहा है। समंदर में तब्दील हो चुकी है सड़कें, लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। हालांकि लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो अपने आप अपने घरों से पानी को बाहर निकाल दे। काम लगातार जारी है। और एक बुजुर्ग की तस्वीर, जिसे कुछ देर पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस बुजुर्ग को रेस्क्यू किया गया रेस्क्यू टीम की तरफ से। तो 40 जगह जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बेमौसम बारिश पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है और अगले 48 घंटों को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और ये मौसम लगातार लोगों को धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में हर किसी की उम्मीद यही है कि ये मौसम में सुधार हो। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला पहलवान की हत्या से हड़कंप मच गया है। पहलवान निशा दहिया और उनके भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने निशा की मां को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी गोली मार दी गई। निशा की मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। एकेडमी चलाने वाला पवन नाम का आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। पवन पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। हत्या की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सोनीपत की पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि परिवार वालों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। पुलिस की टीम लगातार आरोपी पवन की तलाश में जुटी हुई है। आज जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गांव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर हमारे घर पे उस चाची के पास फ़ोन कर वो उनको बुलाया कि प्रैक्टिस ख़त्म होगी, अपनी गुड़िया नाक है ले जाओ। जैसे ही वे वहाँ आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया
जिस तरह पहले तो मेरे चाचे को गोली लगी, फिर वो लड़का भाग लिया, तो उसके पीछा करते हुए उन्होंने नहर पार करने के बाद उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ नहीं पता जी, ऐसा कोई कारण नहीं था। अगर ऐसा कोई हमें पता होता, 3 साल से वो गुड़िया यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, हम उसको आना ही बंद कर देते। जो लड़की थी तकरीबन 20 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आती थी और उसकी और उसके ब्रदर की गोली मार के हत्या करी गई है। यहाँ के जो कोच था उसके और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा। उनकी मदर के भी इंजरीज हैं जो पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। दीपक भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हम सुन रहे थे उनके परिवार वालों का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निशा के परिवार वालों को बुलाया गया था एकेडमी की, देखिए प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए, लेकिन किस तरीके से प्लान, किस तरीके से साजिश रची गई और फिर ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई गई? ये देखिए, क्योंकि निशा दैया एक नेशनल प्लेयर थी और उसने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता हुआ था, तो इस एकेडमी में, सुशील कुमार के नाम से एकेडमी है हलालपुर में, वहां पर ये प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी और कल भी प्रैक्टिस करने के लिए पहुंची थी। लेकिन जैसे ही ये वहां पर पहुंची है, इसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। और यही नहीं, एक साजिश थी जिसके तहत फोन करके परिवार वालों को भी बुलाया, जिसके बाद इनका भाई सूरज और माँ धनपति भी वहां पर पहुंची और जैसे ही पहले इनकी माँ धनपति पहुंची है, उसको गोली मार दी गई। और इसके अलावा फिर सूरज गोली की आवाज सुनकर भागा, तो उसका भी पीछा करके उसको गोली मार दी गई। सूरज और निशा दैया ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। और फिलहाल जो है आरोप एकेडमी संचालक पवन पे लगा है, जो रोहतक जिले के बालन गांव का रहने वाला है और उसकी ससुराल है हलालपुर, जहां पर ये एकेडमी चलाता था। तो कारण जो अभी तक पुलिस में शिकायत दी गई है, जो धनपति जो घायल अवस्था में, उसके बयान दर्ज करने रोहतक पीजीआई में सोनीपत पुलिस पहुंची थी, वहां पर बयान दर्ज करवाए गए और एक शिकायत में छेड़खानी सामने आई है, जिसमें आरोप ये लगाया है कि निशा दैया पहलवान है, उसका छेड़खानी की जाती, तो उसका विरोध करना कहीं न कहीं सरकार ने। फिलहाल पुलिस ने जांच के लिए दीपक, अभी कितने लोगों से पूछताछ की जा चुकी है पुलिस की टीम द्वारा? जी देखिए, इस मामले में जो पवन एकेडमी और उसके सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजनों के बयान पुलिस ने जरूर दर्ज कर लिया। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि कल ग्रामीणों ने देर रात को एकेडमी को भी आग लगा दिया था और पूरी तरीके से एकेडमी जलकर खाक हो गई थी। और आज दहिया खाप की एक पंचायत हलालपुर गांव में चल रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो पंचायत है, उसमें खरसदा थाना के एसएचओ पहुंचे हुए हैं, पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची हुई है। हालांकि पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गोहाना सीआईए और खरखोदा सीआईए की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई। बिल्कुल, आश्वासन पुलिस टीम द्वारा दिया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब आक्रोश भी है, आम लोगों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पंचायत भी चल रही है और उसी पंचायत में मंथन हो रहा है कि किस तरीके की सजा होनी चाहिए उन आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। नेहा दैया जो कि नेशनल मेडल विजेता रही है और ऐसे में नेहा जिस एकेडमी में प्रैक्टिस करती थी, उसी एकेडमी में प्रैक्टिस करने वाले एक शख्स ने उसके परिवार वालों को फोन किया कि आइए अपनी बेटी को ले जाइए, प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। और जैसे ही उसकी मां और उसके भाई वहां पर पहुंचते हैं, तीनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है, जिसमें नेहा और उसके भाई की मौके पर ही मौत हो जाती है और मां इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये बेवकूफ़ी से भरी बात है। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, को सक्रिय करने के लिए इस तरह के ओछी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशर्म कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से करने पर विवाद खड़ा हो चुका है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि आज के तगड़े हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। हालांकि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में तारीफ की। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम की किताब में सलमान खुर्शीद ने कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कुछ सवाल भी उठाए, लेकिन उम्मीद जताई कि अब देश इस विवाद से आगे बढ़ेगा। तो सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हर कोई सलमान खुर्शीद के इस विवादास्पद बोल को लेकर निंदा जता चुका है और कह चुका है कि ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी हिंदुत्व को तालिबान से जोड़ते हैं और कभी आतंकवाद से। मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये समझाऊं कि मैं जिस कोर्ट से संबंधित हूं, उस कोर्ट ने जो किया है वो क्या है आखिर, और क्या उसमें त्रुटि है कि नहीं है। और मैंने माना कि ये एक अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है, और आज के हालात हमारे देश में हैं उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो, इसका एक प्रयास है। मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर होगा, लेकिन वो मंदिर सिर्फ एक पक्ष का नहीं होना चाहिए, वो मंदिर सबका होना चाहिए, और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका मंदिर होना चाहिए। और वो मंदिर बने तो मस्जिद भी बनेगी, और मस्जिद भी सबकी होनी चाहिए। हिंदुत्व और अयोध्या विवाद पर ही नहीं, बल्कि सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 के शो में कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन पर भी विवादास्पद बयान दे दिया। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का ये मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुओं की तुलना आतंकी संगठन से की गई है, जिसके खिलाफ विनीत जिंदल और विवेक गर्ग ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है और उन पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। दोनों ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये देशद्रोह का अपराध है, और सभी जो धर्मों के खिलाफ इन लोगों ने के दंगा भड़काएंगे, उसके खिलाफ ये आईपीसी की धारा 295, 153A वगैरह, कई 124A, 121 वगैरह में पूरा एक ये अपराध है। और इसमें अब हम मांग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी, मैंने अस्थाना साहब को भी, और डीसीपी नॉर्थ और रूपनगर थाने को हमने लिखित शिकायत भेजी है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए और तुरंत सलमान खुर्शीद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व पर विवादास्पद बातों का जिक्र किया गया है, जिस पर बीजेपी भड़क गई। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, जी किशन रेड्डी और मुख्तार अब्बास नकवी ने सलमान खुर्शीद पर जमकर हमला बोला और उन पर ओछी राजनीति करने का सीधे तौर पर आरोप लगाया। एक संकीर्ण और सांप्रदायिक मानसिकता का नेता है, इसको फर्रुखाबाद के लोग बहुत पहले पहचान गए, इसलिए ऐसे दोहरे चरित्र के आदमी को वहां हाशिए पर चला गया है। आज कहीं कोई उसका राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। उसके बयान की पुनः निंदा करता हूं और आपके माध्यम से अपील करता हूं कि उस कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए, खुर्शीद को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। सलमान खुर्शीद अपने को वकील बढ़िया मानते हैं। हिंदू धर्म का तत्व, यही हिंदू जो अर्थबोध है, उसी को हिंदुत्व कहते हैं, और तत्व अलग, हिंदू अलग। ये कैसे वकालत पड़े हैं, भगवान इनकी बुद्धि को बलिहारी दे। जजमेंट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर देश के, दुनिया के करोड़ों लोग जो श्री राम जन्म स्थान अयोध्या है वो मानते हैं, वो भी कोर्ट भी माने हैं, इस देश के सभी मुसलमान भी माने हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मगर ये ऐसी इस विषय पर राजनीति नहीं लाना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं से यही अनुरोध करना चाहता हूं, गलत टिप्पणी ना करते हुए लोग में
जो शांति है, शांति को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सूरमा साबित करने की कोशिश करते हैं। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, संघ के बारे में जानकारी नहीं, वही लोग जो है वो उसको कभी आतंकवाद से जोड़ देंगे, कभी तालिबान से जोड़ देंगे। ये बेवकूफ़ी से भरी बात है। सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद खड़ा होने के बाद शिवसेना भी सलमान खुर्शीद पर जमकर बरस पड़ी। शिवसेना नेता सचिन आहिरे ने कहा कि हिंदुत्व पर सवाल खड़े करने वालों को शर्म आनी चाहिए। तो वहीं वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सलमान खुर्शीद के साथ साथ पूरे कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं, इसके बारे में मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, इस देश का अगर नागरिक अगर हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो मुझे लगता है उनको अपने आप में भी शर्म होनी जरूरी है। क्योंकि सवाल ऐसा उठता है कि कोई भी अगर भावना और कोई भी एक अगर धर्म की अगर प्रोत्साहन करता है तो उसको अगर उस तरह से तुलना करना, तो मुझे लगता है फिर हर धर्म के और हर प्रांत के बारे में ये बात हो सकती है। मेरा ऐसा कहना है वैयक्तिक स्तर के ऊपर कि ये टिप्पणी अगर उन्होंने नहीं की होती तो ये उचित होता। दुर्भाग्य से जिन लोगों की राजनीति हिंदू समाज को इतने वर्षों तक अपमानित करके चलती रही, जिन्होंने बार बार राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द को आगे बढ़ाया और जिन्होंने सिम्मी की वकालत की है, उनकी गोदी में खेले हैं, ऐसे लोगों को ये वर्तमान उत्थान किसी हालत में हजम नहीं हो सकता। और इसीलिए इन लोगों ने जब अपनी राजनीति का अंत होते हुए देखा इस तुष्टीकरण की, तब उनको स्वीकार नहीं हो रहा। उन्होंने अपमानित किया है हिंदू समाज को, जो 125 करोड़ से अधिक संपूर्ण विश्व में है। और इसी विवाद बढ़ने के बाद सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने आईएसआईएस और बोको हरम को हिंदू धर्म से नहीं बल्कि आज के हिंदुत्व से जोड़ा है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान खुर्शीद साहब, जो बातें आपने लिखी हैं, एक बात जो आपकी है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। आप यहाँ बैठे थे, कितनी प्रतिक्रिया आई इसमें, इस बात को लेकर के हिंदुत्व को आईएस से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा? किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा। हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है और मैंने ये कहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम एक साथ जुड़े इस मुल्क में। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। हिंदुत्व पे वो कह रहे हैं, वो ये कहें हम बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व बड़ा अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तंग नहीं करता। वो लोग तो बहुत खराब लोग हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा? आपने अपनी भी पार्टी कुछ नेताओं पर सवाल उठाया जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो ये कहते हैं कि पार्टी की छवि प्रो मुस्लिम या अगेंस्ट हिंदू हो गई है। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से कोई कुछ लेना देना नहीं है। जो आप दिखाते हैं, मैंने उसके बारे में लिखा है। मुझे अपने नेतृत्व पर बड़ा गर्व है कि मेरा नेतृत्व जो है ऐसे नहीं सोचता है। मेरा नेतृत्व इस मामले को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए उस नेतृत्व पर मुझे गर्व है और इसीलिए उस नेतृत्व को मैं अपना नेतृत्व मानता हूँ। अगर कोई समझता है कि कुछ और होना चाहिए उस नेतृत्व को, तो वो जाके उनसे बात करें। कई लोग कह रहे हैं चुनाव से पहले इस तरह की बात से नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो जमीन में हमको गाड़ दो, कब्रिस्तान में जाके चुनाव करें, शमशान में जाके चुनाव करें। वहाँ सब लोग एक साथ होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। किसी की बुराई भी होती है तो वो माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। चुनाव में सच्चाई कहनी होती है, कहनी पड़ेगी सच्चाई। और वो सच्चाई, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा नेतृत्व वो सच्चाई को कहता है, बताता है, दिखाता है और हमें उसका मार्गदर्शन देता है। मुझे इसका गर्व है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो नो वन किल्ड जेसिका, उसी तरह विवादित ढांचा किसी ने नहीं तोड़ा। पी चिदम्बरम ने यह भी बयान दिया कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की जो किताबों में तर्क दिया गया है वो उसी तरीके से है जो कि आज की स्थिति बनी हुई है। After the Supreme Court judgment,
things took a predictable course. Within a year or so, everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी सलमान खुर्शीद की किताब पर शुरू हुए विवाद पर उन्हें आड़े हाथों लिया। हिंदुत्व के बारे में बात करें, सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी है। उन्होंने आईएस से तुलना की है भारत के हिंदुत्व को, और कश्मीरी पंडित के पलायन पर कहा है कि वो हुआ तो हुआ। जिनको सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं आता ना, वो ऐसी बातें करते हैं। उनको करने दीजिए। वो लोग सब जिसको कहना चाहिए इग्नोरेंट लोग हैं। हिंदुत्व और अयोध्या विवाद पर ही नहीं बल्कि सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 के शो में कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन पर भी विवादास्पद बयान दे दिया। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का यह मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। तो सलमान खुर्शीद जो कि लगातार अपने बुक को लेकर लगातार हमले झेल रहे हैं, और ऐसे में न्यूज 18 इंडिया के शो में भी जब उनसे सवाल किया गया तो उसी शो में वो कहते हुए नजर आए कि कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन पर मेरी प्रतिक्रिया इस बुक में सामने नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हिंदुत्व को लेकर मेरा कटाक्ष है, ना कि हिंदू धर्म को लेकर है। यानी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर वो अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या हिंदू धर्म को हिंदुत्व से अलग किया जा सकता है। सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कि पूरी तरीके से लामबंद होती हुई नजर आ रही है कि ये ओछी राजनीति का प्रतीक है, और चुनावों के वक्त अक्सर ऐसे विवादास्पद बोल, ऐसे जहरीले बोल सुनाई देते हैं जो कि इस वक्त सलमान खुर्शीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और धर्म के नाम पर इस तरीके की राजनीति आखिर कब तक होती रहेगी। सलमान खुर्शीद की बुक का कल विमोचन हुआ, और उसी बुक में जो अंश हम आपको दिखा रहे हैं, इसी अंश को लेकर अब लगातार विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सियासी पारा चढ़ चुका है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि उन्हें ना तो हिंदू धर्म का ज्ञान है, ना ही सनातन का ज्ञान है, और बिना ज्ञान के इस तरीके की बातें करना सलमान खुर्शीद की तरफ से ये बेबुनियाद है, और इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी जताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक इस बयान को लेकर कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि विभाजन की जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, उसी का विरोध इस वक्त पूरे देश में